हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अपस्केल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, यूपीएचईएससी का मोस्ट अवेटेड एग्जामिनेशन आज 30 अक्टूबर को हुआ है और उसमें पहली शिफ्ट का पेपर हमारे हाथ में है, जिसके जनरल नॉलेज का सलूशन अभी मैं बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये बैच बहुत दिन से पढ़ा रहा था मैं और वेट कर रहा था कि भाई कब एग्जामिनेशन होगा। और अच्छी बात यह है कि जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज़ आ गए हैं। थोड़ा सा करंट में चीज़ें पूछी गई हैं, जो 2-4 सवाल अलग से हैं। वो करंट तो हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड रहता है, लेकिन फिर भी करंट बहुत डीप में नहीं पूछा गया है, एकदम ऑन एवरेज बातें पूछी गई हैं। स्पेशली यूपी से एक क्वेश्चन उसमें आ गया है। अभी जब डिस्कस करेंगे तो आगे बताएंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पर और टीचिंग जॉब के लिए या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत यूज़फुल डेटा, बहुत यूज़फुल वीडियोस और गाइडेंस टाइम टाइम पर मैं देता रहूँगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडमाइजेशन इज नॉट डन। देखिए, यादृच्छीकरण या रैंडमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने एक बास्केट में कोई चीज़ रख ली और उसमें से रैंडमली कोई भी आप आइटम निकाल लें, तो ये सैम्पलिंग का मतलब होता है। तो जब भी रैंडमली आप कोई चीज़ निकालते हैं तो वो किस में आएगा? वो सारी मैक्सिमम चीज़ें वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं स्वदेश्य न्यादर्श या पर्पजिव सैम्पलिंग। इसको आप जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं कभी कभी। इसको कभी कभी जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहा जाता है। और ये किसका? ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा देखिए, पूछा गया है कि बहुत आसान सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पढ़ाया। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए डिजिटल सिस्टम। भाई, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? उसको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट। उसको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट। और बाइनरी का बी आई ले लेते हैं और डिजिट का टी ले लेते हैं, बन जाता है बिट। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए कितना आसान है। अगला देखिए, आईपी का मतलब क्या होता है? ये तो 1000 बार बताया हो कम से कम, और जनरली आप सबको पता भी होगा क्या होता है भाई। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहे हैं कि इन रेफरेंस टू डिजिटल स्टोरेज। भाई, डिजिटल स्टोरेज की बात अगर आती है तो उसमें ब्लू रे डिस्क क्या है? ठीक है, आंतरिक भंडारण डिवाइस है, बाहरी भंडारण डिवाइस है, या यह भंडारण डिवाइस नहीं है। तो देखिए, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि ये भंडारण डिवाइस है। अब सवाल आता है कि दोनों है कि एक है। देखिए, वैसे तो ये दोनों है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में यूज इसको बाहरी तौर पर ही किया जाता है। इसको मैक्सिमम टाइम में बाहरी तौर पर ही यूज किया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर डी होना चाहिए। बाकी देखिए, आयोग किस बात को मानता है। अगर हार्डवेयर के टेक्नोलॉजी के सेंस से बोलें तो दोनों में यूज होता है। अगर सिर्फ उपयोगिता के बारे में बोलें तो ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन चूंकि दोनों में यूज हो रहा है इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। देखते हैं आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा वो उसकी क्या आंसर की देता है। अब इसमें से पूछ लिया गया है। देखिए, कंप्यूटर कितने सवाल आए, कितने बेसिक बेसिक सवाल आए हुए हैं। ये सारे तो बच्चों को मुजवानी रटा दिए गए थे कि क्या क्वेश्चन आएगा, कि शायद ही किसी से गलत हुए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। भाई, आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? देखो, प्लॉटर क्या करेगा? प्लॉटर क्या करता है? ग्राफ वगैरह को, मैप वगैरह को बनाता है, ठीक है, तो ये भी आउटपुट है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? जैसे वीसीआर पहले होता था, मॉनिटर है, तो ये वीडियो में आ गया। उसके बाद प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है ना। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसका आंसर स्कैनर हो जाएगा। अच्छे से देख लिए, बहुत आसान सवाल है। अगला देखिए, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? जिस किसी ने भी आईटी अगर अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, जैसे मैं नेट का बैच पढ़ाता हूँ, तो जो बच्चे नेट क्वालिफाई किए वही एग्जाम दे सकते हैं। तो नेट में तो उन्होंने पढ़ाई अच्छे से। उसके बाद में यूपीएचसीएससी का स्पेशल बैच हुआ था, उसमें भी पढ़ा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला होगा उनको, और बहुत सारे सिलेक्शंस एक्सपेक्ट तो मैं कर रहा हूँ। बाकी होपफुली देखते हैं क्या है। 1 मेगाबाइट इक्वल टू क्या होता है भाई? 1 MB बराबर क्या होगा? देखो जरा, 1 MB बराबर, तो MB से छोटी यूनिट क्या होती है? KB होती है। तो ये क्या हो जाएगा? 1024 KB हो जाएगा। देखो कहाँ दिया हुआ है, 1024 किलोबाइट्स। बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले क्या होता है? KB होता है, फिर MB होता है, फिर GB गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। और सब में क्या करते जाओ, KB के पहले एक और होता है, बाइट होता है ये। तो इसमें 1024 लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1024 बाइट हो जाएगा। 1024 बाइट क्या होता है? 1024 बाइट मिलकर के क्या बनता है? एक KB बनता है।
1024 KB मिल करके क्या बनता है, 1 MB बनता है, और 1024 MB मिल करके क्या बनता है, 1 GB बनता है। ऐसे ही 1024 GB मिल करके क्या बनाता है, 1 TB बनाता है। तो सिंपल पूछा क्या गया कि 1 मेगाबाइट किसके बराबर होगा, तो 1 मेगाबाइट बराबर होगा किलोबाइट से बड़ा, यानी कि 1024 किलोबाइट होगा। बहुत सिंपल। अब तुमसे पूछ रहा है कि इन रेफरेंस टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, भाई पर्यावरणीय प्रदूषण की बात अगर आ रही है, कौन से स्टेटमेंट सही है, क्या कह रहा है, जल प्रदूषण होता है, बिल्कुल होता है, वायु प्रदूषण होता है, बिल्कुल होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, तीनों ही तो आते हैं इसमें, जल प्रदूषण भी आएगा, वायु प्रदूषण भी आएगा, ध्वनि प्रदूषण भी आएगा। इसमें कौन सी, एक मृदा प्रदूषण भी होता है, वो भी आता है, वो होता तो वो भी सही हो जाता। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए भाई, विच इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सारे पर्यावरण, एनवायरमेंट डे कब होता है, अर्थ डे कब होता है, वाटर डे कब होता है, ये सारी चीज़ें एकदम रटाई गई थी। उसी में देखिए आपका आ गया कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब देखिए इन्होंने सारा का सारा क्या दे दिया है, सारा का सारा 22 ही दे दिया है, सारा का सारा 22 ही उठा के दे, चाहे जून देख लीजिए, चाहे कोई भी देख लीजिए। ठीक है, कब होता है ये, 22 मई को होता है, 22 मई को होता है। ठीक है, ये बात तो कम से कम 50 बार बताई होगी, इतनी बार टेस्ट भी लिया, 22 मई हो गया। अगला देखिए, फोर्थ वर्ल्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, देखो फोर्थ वर्ल्ड उनके लिए यूज़ करते हैं जो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस होते हैं। ठीक है ना, न्यूनतम विकसित देश हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देश वगैरह इसमें आ जाएंगे, स्पेशली सूडान वगैरह आ जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा, बहुत कम डेवलप्ड हैं, इसलिए उनको चौथी दुनिया कह लो या चतुर्थ विश्व कहा जाता है। कोई बहुत खास चीज़ नहीं पूछी है, जनरली पेपर्स में आता रहता है, न्यूज़ में आता रहता है, तो उसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है। थोड़ा सा हट के है, लेकिन इतना भी हट के नहीं है, एक दो सवाल तो फिर अलग होगा ही। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द कोल्ड लोकल विंड। कोल्ड लोकल विंड जो है रोन वैली में बहती है। ठीक है, रोन वैली में जो आपको बहेगी उसको कहते हैं मिस्ट्रल। क्या कहते हैं, मिस्ट्रल कहते हैं आपसे, मिस्ट्रल हो जाएगी। देखो ऊपर चिनूक दी हुई है, चिनूक भी तो दिया हुआ है। अब ये सारी पूछा जाता है, चिनूक चिनूक से याद करो, चिनूक हेलीकॉप्टर कहाँ से आया था, बहुत आसान है। चिनूक हेलीकॉप्टर कहाँ से आया था भाई, चिनूक हेलीकॉप्टर हमको आ गया था अमेरिका से, तो ऐसी चिनूक भी आपकी अमेरिका से आ जाएगी। क्या हो जाएगी, ये अमेरिका से आ जाएगी। ठीक है, ब्लिजर्ड भी उधर ही चलता है आपका। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी द मोस्ट प्रॉस्परस एरिया इन इंडिया इज। ये तो बहुत बार बताया, एनवायरमेंट की जैसी ही बात करोगे तो सबसे पहले पश्चिमी घाट अपने दिमाग में ले आओ। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, सबसे ज़्यादा क्या कहोगे, जैव विविधता जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर, ये पहली बात बताई जाती है इन्वायरमेंट में कि वेस्टर्न घाट्स में है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला देखिए भाई, मैच करो, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या पूछा गया आपसे, पीसी, देखो पाइसेस या मीन करके एक राशि होती है, पाइसेस या मीन करके एक राशि होती है, ऐसे समझना। तो जब पाइसेस है, मीन करके एक राशि होगी, तो मतलब सी का पक्का दूसरा होना चाहिए। सी का दूसरा देखो दो ऑप्शंस में दिया हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, अब क्या दिया, विटिकल्चर अंगूर के लिए होता है, तो ए का चौथा होना चाहिए। देखो ए का चौथा भी दिया हुआ है आपसे। उसके बाद में दिया हुआ है ओलेरी कल्चर। अब यहाँ वेजी कल्चर और ओलेरी कल्चर में बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई ओलेरी कल्चर का मतलब, जब भी ओलेरी कल्चर आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये सब्जियां बोई जाएंगी। इसमें क्या बोई जाएंगी, ओलेरी कल्चर में हमेशा सब्जियां बोई जाएंगी। ठीक है, और वेजी कल्चर में पेड़ पौधों को देखा जाता है। तो वेजी कल्चर का तीसरा ऑप्शन देखो किसमें दिया हुआ है, वेजी कल्चर मतलब बी का तीसरा ऑप्शन, बी का तीसरा ऑप्शन बी में दिया हुआ, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और ओलेरी कल्चर मतलब क्या हो जाएगा, जो सब्जियों का उत्पादन होता है उसको ओलेरी कल्चर कहते हैं। विटिकल्चर अंगूर के लिए है, वेजी कल्चर पेड़ पौधों के लिए, पिसी कल्चर मछलियों के लिए है। ठीक है, आगे आते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट आप देखेंगे तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ टॉपिक ऑफ कैंसर। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई गई थी तो उसमें 20 बार बताया गया था ये कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से स्टेट्स गुजर रहे हैं। तो बाकी स्टेट देखो, ये आपका मिजोरम भी गुजरेगा, त्रिपुरा भी गुजरेगा, झारखंड भी गुजरेगा, कौन सा नहीं गुजर रहा है, एक ही ऐसा स्टेट है जो नहीं गुजर रहा है, वो है मणिपुर। तो सीधी सीधी बात, ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है। अगला देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई मणिपुर। ठीक है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा है जो कि नहीं गुजर रहा है। जब नहीं गुजर रहा है तो ऊपर नीचे ऑब्वियस सी बात यही होगा। आगे आते हैं देखो,
कौन सा इकोनॉमिकली सबसे टॉप पर है लेकिन सेक्स रेशियो में सबसे नीचे है ना। लिंगानुपात दुनिया भर को मालूम है कि हरियाणा उसका आंसर होगा। सबको पता है कि लिंगानुपात में सबसे नीचे कौन सा है, हरियाणा है। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से गुड़गांव वगैरह देख रहे हो, बहुत डेवलप्ड है। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस। भाई सबसे सबसे पास में कौन सी होती है, सबको मालूम है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल आ जाती है। समताप मंडल के बाद में आपकी मीजोस्फीयर है, मध्य मंडल, फिर आपकी आयन मंडल, उसके बाद में एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल। समताप मंडल में क्या मिलता है, समताप मंडल में आपको ओजोन लेयर मिलती है। जिनका पेपर नहीं हुआ अभी वो देख लें, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़। समताप मंडल में क्या मिलेगी आपको, ओजोन लेयर मिलेगी। और सबसे पास कौन सी होती है, क्षोभ मंडल है। जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जीना रहना खाना मरना, वो सारा कहाँ होता है, वो सारा ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल के अंदर ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 17वां क्या कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि कोविड-19 के हिसाब से, भाई कोविड-19 जब आया तो जो पहली तिमाही थी उसमें भारत का सकल घरेलू उत्पाद में कितनी गिरावट आई थी। देखो ऐसा है, जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, तीन तीन महीने पे क्या करता रहता है, सर्वे देता रहता है। ठीक है, आरबीआई भी इस पे डेटा निकालती रहती है। तो जो पहली तिमाही में जो जो गिरावट आई थी वो आई थी 23.9% की गिरावट आ गई थी माइनस में। ठीक है, माइनस में इसलिए दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ आगे एक माइनस लगा हुआ, माइनस में इसलिए दिया हुआ गिरावट आ गई थी, -23.9। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला देखिए भाई, अगला कह रहा है आपसे कि कौन सा ऐसा है इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एज डिफरेंशिएटेड बैंक्स, है ना। विभेदित बैंक कौन कौन से होते हैं, देखो इंडिया में विभेदित बैंक जो है जनरली दो तरह के होते हैं, एक आपका पेमेंट्स बैंक है और दूसरा आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है। 2015 में इसको मान्यता दी गई थी इन बैंक्स को। ठीक है, तो हमारे यहाँ कौन कौन से चल रहे हैं, आपका ओनली 1 एंड 2, आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, ओनली 1 एंड 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। आगे आते हैं, देखिए हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार। देखिए अगर ये वाली इमरजेंसी न लगाई जाती, कौन सी वाली, जो अभी कोविड में आई थी, तो अभी तक हमारे पास 3 हुई हैं, लेकिन इसको मिलाकर कितनी हो गई हमारे पास में फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमारे अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी कब हुई थी, कुछ याद करिए, जब हमारा इंडिया चाइना से लड़ाई हुई थी, ठीक है, तब आई थी, और उसके बाद 1-2 बार और लगी है, तो टोटल मिलाकर के अब तक हो गई है 4 बार। टोटल मिलाकर के अब तक कितनी बार हो गई है, 4 बार हो गई है। अगला देखिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भाई भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, देहरादून में है, देहरादून में है। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी देहरादून में है। विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना। भाई वन धन विकास योजना की बात के लिए मॉडल स्टेट कौन सा रखा गया था, रखा गया था मणिपुर को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे आते हैं, प्रवासी भारतीय केंद्र और फॉरेन सर्विसेज इंस्टीट्यूट हैज बीन रिनेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर इंडियन यूनियन मिनिस्टर। भाई नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर। अब देखो फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है, तो जाहिर सी बात है कि फॉरेन मिनिस्टर या कोई क्या होनी चाहिए, विदेश मंत्री होनी चाहिए। तो इसमें से विदेश मंत्री जसवंत सिंह तो कांग्रेस में थे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यशवंत सिन्हा बहुत पहले थे, बीजेपी झगड़ा हो गया, किताब लिख दी इन्होंने, तो ये भी अलग है। अरुण जेटली थे ही नहीं फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, तो सॉरी फॉरेन मिनिस्टर अरुण जेटली तो फाइनेंस मिनिस्टर में आ रहे थे। बची कौन, बची सुषमा स्वराज, तो आंसर क्या हो जाएगा, सुषमा स्वराज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप आज टिक करते हैं। भाई दीपोत्सव 2019 देखा होगा आपने। 23वां सवाल क्या कह रहा है कि दीपोत्सव 2019 कहाँ हुआ था। देखिए 2019 में क्या किया गया था, अयोध्या में जो सरयू नदी बहती है, सरयू नदी के किनारे घाट्स पर बहुत सारे दिए लगाए गए थे लाखों के हिसाब से। क्या बोला गया, दीपोत्सव 2019 है ना। क्यों बोला गया, भाई राम मंदिर का निर्माण होने वाला था, वहाँ ऐसी ऐसी बातें थी, तो क्या था, अयोध्या हो गया, अयोध्या हो गया। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि जो कहीं है कि क्या नाम है इनका, नगोजियो कोंजो इवेला। ये देखिए यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था, ये इस बार यूपी पीसीएस में भी आया है। उसमें ऑप्शंस दूसरे थे, खाली नाइजीरिया कॉमन था। तो इसका मतलब क्या है, नाइजीरिया की हैं, ये कहाँ की हैं, नाइजीरिया की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला
विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 की भाई 21-22 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, कौन से प्रदेश में भारत का पहले राज्य ने इम्प्लीमेंट किया? देखो इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका ने सबसे पहले अपना प्रोविजन ले लिया कि भाई हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगला देखिए 26वां सवाल, क्वाड के मेंबर कौन कौन से देश नहीं हैं? जरा देख लो कौन कौन से मेंबर्स क्वाड के देश हैं। सबसे पहले आपका इंडिया है, देख लीजिए इंडिया है। इंडिया के बाद आपका जापान भी है, और जापान के बाद में आपका यूएसए है, और यूएसए के बाद में आपका ऑस्ट्रेलिया है। कितने हो गए? क्वाड का मतलब ही होता है 4। क्वाड का मतलब ही होता है 4। तो क्वाड में कौन से देश हैं? इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा नहीं हुआ? सीधी सी बात आपको पता चल रहा होगा भाई कौन सा नहीं है? साउथ कोरिया नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। टीचर्स परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड ऑब्जेक्टिवली बाई। ठीक है भाई, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करेंगे? टीचर्स परफॉर्मेंस। अब ऑब्वियस सी बात है कि हायर एजुकेशन में टीचर की एंट्री हो रही है तो कुछ तो थोड़ा सा एजुकेशन से पूछेंगे ही। जो बच्चे एजुकेशन के होंगे उनको तुरंत पता चल जाएगा ये इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, FIACS। FIACS को आप कहते हैं फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरीज सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं फ्लैंडर्स इंटरैक्शन कैटेगरीज, सॉरी एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। भूल ना जाना, आगे अगर कोई पेपर दोगे तो उसमें भी हो सकता है रखा हो ये, तो फुल फॉर्म बहुत जरूरी कहीं लिख लीजिएगा। क्या है भाई? फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। फ्लैंडर्स नाम था, जो शिक्षाविद थे उनका नाम था मिस्टर फ्लैंडर्स, और उन्होंने टेक्निक लगाई जिसमें क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाता है तो उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएट किया जाता है, इंटरैक्शन देखा जाता है। ठीक है, बाकी सिस्टम एनालिसिस तो सब जगह हर चीज़ में काम आती है, रेटिंग स्केल भी हर चीज़ में काम आती है। SST ये खाली टीचिंग में काम आता है, जैसे माइक्रो टीचिंग वगैरह है, उसी तरह की एक तरीका कह लीजिए टीचर्स को पढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 कहता है कि नाम ही देखो क्या कर रहा है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो क्या होगा? बार ग्राफ क्या होता है? देखो बार ग्राफ में ऐसे करके बार बनते हैं, ये ऐसे करके अगर ग्राफ बनता है ना इसको बार ग्राफ कहते हैं। फिर पाई चार्ट में गोला वाला बनता है ऐसे करके, ये पाई चार्ट बनता है देखो ऐसे करके। फिर आपसे क्या लीनियर प्रेजेंटेशन में क्या बनेगा? मान लो ऐसे कर दिया हमने, ये कोई ग्राफ बना रहे हैं उसमें ऐसे करके ग्राफ बना रही है, लीनियर है, रेखीय हो गया, रेखीय चित्रण। तो बचा कौन सा आपके पास में? चित्र आरेख बचा। चित्र आरेख को क्या बोलते हैं? नाम ही में देखो दिया है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ लिख दिया पिक्टोग्राफ। तो ये तो बच्चा भी लगा लेगा देख करके कि आंसर क्या होगा। ठीक है, 28 का क्या हो गया? बी हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन के आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल वॉज हेल्ड इन 1990 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। आप देखिए भाई, ये जो आपकी सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था जॉमटीन। ये एक शहर है, जॉमटीन एक शहर है। कहाँ पर है ये शहर है आपका थाईलैंड में। जॉमटीन एक शहर है थाईलैंड में, तो थाईलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? टू कंट्रोल रीजन वाइज हायर एजुकेशन इन इंडिया, यूजीसी ओपन 6 सेंटर्स। यूजीसी के नेट के बैच में मैंने कितनी बारी चीज़ पढ़ाई है कि 6 सेंटर खोले गए। कहाँ कहाँ खोले गए? देखिए हैदराबाद है, कोलकाता है, भोपाल है, गुवाहाटी है, और आपका बेंगलोर है। अब उसमें देखिए कि आप एक और सेंटर इसमें पुणे होगा, हाँ पुणे देखिए दिया हुआ है। तो 6 सेंटर्स दिए गए हैं। अब उसमें आपसे पूछा गया है कि कब खोले गए थे। देखिए ऐसा है इसमें, इस सवाल में थोड़ा सा डाउट ये है ना, कुछ ऐसे हैं जो 99 तक खोले गए हैं, कुछ 96 में खुले हैं, और कुछ आपके 95 में खुले हैं। लेकिन सबके लिए जो पॉलिसी आ गई थी वो 1994-95 में आ गई थी। ठीक है, 1994 और 1995 में ही पॉलिसी आ गई थी कि ये सारे जो रीजनल कह लीजिए कि सेंटर्स हैं यूजीसी के, ये खुलेंगे। तो आंसर इसका 1994-1995 ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था पेपर का सोल्यूशन। देखिए दूसरी शिफ्ट वाला पेपर भी रात में मैं अभी 5 बजे के बाद में आएगा, तो रात में मैं डाल दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। और अगला पेपर शायद 13 नवंबर को, और उसके बाद में शायद 30 नवंबर को है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप पेपर दे रहे हैं जनरल स्टडीज़ का, इसमें यूपीएचईसी दे रहे हैं, आप नेट दे रहे हैं, आप टेट दे रहे हैं, कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं टीचिंग से या स्टेट लेवल से या सेंट्रल लेवल से,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इसमें बहुत सारे यूज़फुल वीडियोज़ टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।